सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस बात से कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख में अहमियत का हामिल दिन है। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो कश्मीर की सारी रियासत में चरागा का एहतमाम किया गया और उस दिन कश्मीर के हर घर में जश्न का समा था। 24 अक्टूबर को सरदार इब्राहिम की क़यादत में हुकूमत कायम हुई और 25 अक्टूबर को श्रीनगर में एक जुलूस निकाला गया। 27 अक्टूबर को भारत ने अपनी अफवाज कश्मीर में दाखिल करके बड़े पैमाने पर कत्लो गारतगरी शुरू कर दी। आज 73 साल गुजरने के बावजूद मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के नाजायज़ और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और इस तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में अब तक लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। हज़ारों माओं, बहनों और बेटियों की इस्मत दरी हुई है। कश्मीर में हज़ारों इज्तिमाई खबरें बना दी गई हैं। आज मकबूजा कश्मीर दुनिया की तारीख का एक ऐसा अलमनाक बाब है जहाँ हर दूसरा घर शहीद का घर है। घरों से गुमशुदा और लापता नौजवान और बच्चों की माएँ उनकी वापसी की मुंतज़िर हैं। मकबूजा कश्मीर में होने वाला जुल्म पूरी दुनिया के इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के लिए एक सवालिया निशान है कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम के इस खौफनाक खेल को आखिर कब रोकने की मौसर कोशिशें करेंगे। और 5 अगस्त 2019 के बाद से अब सूरत हाल खासी तब्दील हो चुकी है। गो कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की है और इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, बारहा ये बात कह चुके हैं कि आखिरी दम तक कश्मीर की जद्दोजहद में करूँगा, लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये है नाजरीन कि पाकिस्तान को जो कोशिशें करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान वाकई वो कोशिशें करे कि ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर की हैसियत नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने तब्दील की, उसके बाद से जो कोशिशें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली, मोरली और पॉलिटिकली होनी चाहिए थी, क्या उसको हमने किया है? ये तमाम सवाल हम उठाएंगे आज और कोशिश करेंगे कि जवाब ढूंढें और पाकिस्तान आगे किन किन फोरम पर यह आवाज़ कितने मौसर तरीके से ना सिर्फ उठा सकता है बल्कि जो UN की करारदातें हैं उनकी रोशनी में इसका कुछ वाकई मौसर हल भी तलाश किया जा सकता है। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब मुझे ज्वाइन करें। गजनफर साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। सर, बहुत दफ़ा हमने ये बात की है, ज़ाहिर है इस पर बहस भी हो चुकी है। पाकिस्तान जिस तरीके से काम अब तक करता आया, अगर हम दीगर ममालिक देखें तो वो तो कश्मीर पर आवाज़ ही नहीं उठाते। OIC का हाल हमारे सामने है। यूनाइटेड नेशन में ज़ाहिर कई दफ़ा पाकिस्तान बात भी कर चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बात को ना सिर्फ उजागर किया, दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग थे उन्होंने साथ दिया, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद कहीं कोई कमी रह गई, आपको लगता है? अगर कमी ना भी रहे ना, हम जो कुछ मर्जी कर लें और जहाँ तक मर्जी चले जाएं, दुनिया में जो इस वक्त ब्लॉक्स बन गए हैं या दुनिया में इस वक्त जो ममालिक जो कुछ मैटर कर सकते हैं और उसमें अगर कोई ममालिक इस चीज़ में जो UNO की करारदादें जो कोई 23 के करीब ये रेजोल्यूशन हैं जो पास हुई हैं और बल्कि लेटेस्ट जो रेजोल्यूशन है वो पास हुई थी जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने महबूबा मुफ्ती के दौर में ये करारदाद पास की थी कि कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा, भारत का हिस्सा बना दिया जाए। तो वो उसके ऊपर वो 122 UN की रेजोल्यूशन आ गई थी और उन्होंने कहा था कि कश्मीर किसी का हिस्सा नहीं हो सकता, ये एक हल तरफ मसला है, उसमें हल की तरफ जाना है थ्रू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल 6। फिर जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने भी एक आर्टिकल 370 पे नरेंद्र मोदी के पहले दौर में ये पास किया कि ये इसको आप नेक्स्ट खत्म नहीं कर सकते। राइटली लेकिन आते हैं अपने शो पे और हमारे साथ गजनफर साहब मौजूद हैं। गजनफर साहब, बड़ा अहम पॉइंट जो रेस कर रहे थे गजनफर साहब, वो बड़ा अहम था। अब बात ये है कि जो हमारी हुकूमत है उसने अब तक क्या क्या कोशिशें की हैं।
अगर हम ज़ुबानी बात करें तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान की हद तक तो बहुत हार्ट हिटिंग तौर पर यह मामला उठाया गया, लेकिन हमारी कश्मीर कमेटी ने क्या किया, हमारे डिप्लोमेट्स ने क्या किया, हमने किन किन ममालिक में अपने सफ़ीर भेजे और वहाँ पर आवाज़ बुलंद की? क्या इस जाने पाकिस्तान काम करने में कोई रुकावट महसूस कर रहा है या फिर उस तरीके से काम कर नहीं पा रहा? क्या वजह है कि कश्मीर के इशू को हम थोड़ा सा स्लो पेस पर ले गए हैं? जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे सवाल उठाती हूँ मैं। जमशेद साहब, ये सवाल कई बार उठाया गया है कि हमारी कश्मीर कमेटी, चलें नून लीग के दौर को छोड़ दें, उस वक्त मौलाना साहब के उन पर तनकीद भी बहुत होती थी कि कुछ नहीं करती है कश्मीर कमेटी। आज ये कश्मीर कमेटी जिसके अब चेयरमैन शरियार आफरीदी साहब हैं, ये कश्मीर कमेटी अब तक क्या कुछ कर चुकी है? मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, अगर आपको इल्म है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये वो मामला है जिसके लिए वज़ीर आज़म खुद सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। देखें, इसमें हमारा जो आप कह लें कि फ़ॉरेन पॉलिसी है, दो नुक्तों पे मबनी है। एक ये कि हम अपनी ट्रेड को प्रमोट करें, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, आप कह लें कि टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो उसको बाहर भेजें। और दूसरा है नुक्ता उसका कश्मीर। सो बेसिकली दो मेन पिलर हैं हमारी खारजा पॉलिसी के, और हमारी जितने भी आप कह लें कि वज़ारत खारजा की बात कर लें, लॉबिस्ट की बात कर लें, ओवरऑल जितने इंटरनेशनल फोरम हैं उन पे हमारी एफ़र्ट्स की बात कर लें, या हमारी एम्बेसीज़ की बात कर लें, हर जगह पे हमारा जो सारे के सारा फोकस है वो इन दो चीज़ों पे है। सो मैं समझता हूँ कि कोई एक दो चार एक्शन गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ही सारी की सारी जो लॉबिंग है, खारजा पॉलिसी है, जो हमारी अलाइनमेंट है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो सारी की सारी उन्हीं मुल्कों के साथ है कि जो हमें कश्मीर पे सपोर्ट करते हैं। नहीं वो तो है जमशेद साहब, लेकिन मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था वो कश्मीर कमेटी के हवाले से था। कश्मीर कमेटी का काम ही यही है ना, तो कश्मीर कमेटी ने अब तक इस हवाले से क्या काम किया? देखिए, कश्मीर कमेटी तो एक लिमिटेड चीज़ है कि आप कह लें कि एक चेयरमैन है और उसका कुछ स्टाफ है। बेसिक काम तो आपका एम्बेसीज ने करना है, बेसिक काम आपका वजारत खारजा ने करना है, आपकी गवर्नमेंट ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है, आपके प्रेसिडेंट ने करना है, आपके जो स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस हैं उन्होंने करना है। सो कश्मीर कमेटी तो एक लिमिटेड स्कोप है कि वो एक आप कह लें कि एक्सक्लूसिव कश्मीर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि सिर्फ दो नुक्ते, 80% जो वर्किंग है वो दो नुक्तों पे है, कश्मीर और आप कह लें कि इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट, ये दो नुक्तों पे है। लिहाजा कश्मीर कमेटी की जो बात है, कश्मीर कमेटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बहरहाल आप कह लें कि उनका जिक्र अलहदा करना या वो कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं या फोकस कितना ज़्यादा है, ये तो छोटी बात है। मैं कहता हूँ पूरी गवर्नमेंट नहीं, ये छोटी बात नहीं है। चले आपका पॉइंट आया जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये छोटी बात इसलिए नहीं है कि कश्मीर तो हमारी शहरग है, ये पाकिस्तान का बयानिया है। हमारी कश्मीर कमेटियां जो माजी की हुकूमतों की थी, जब उन पर हम तनकीद करते हैं तो आज की हुकूमत जो कश्मीर कमेटी है उसे सवाल करना हमारा हक बनता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई सेकेंडरी चीज़ नहीं है। जो जिसका काम है, अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो फिर काम उस तरीके से हो नहीं पाएगा। गजनफर साहब मुझे ज्वाइन करती हूँ। गजनफर साहब, बड़ा अहम नुकता आप उठा रहे थे सर, और ज़ाहिर जो कानूनी हैसियत को तब्दील किया इंडिया ने, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकता है आगे जाकर? समझिए, बात यह है कि जिस तरह या अगर आप रियलिटी में सोचना शुरू करें 2 सेकंड के लिए, तो जो कश्मीर का मामला जहां पर पहुंच गया है वो बुनियादी तौर पे एक फोर्सफुल ऑक्यूपेशन का मामला है, और जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मजहब हिंदुत्व के और सेफ्रॉन टेररिज्म के नाम पे उसको इम्पोज किया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप टोटल फिगर लगाएं तो अभी तक ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की टोटल कैलकुलेशन लें तो अभी तक कहते हैं कि 10 लाख कश्मीरी हैं जिनको मार दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके फिगर कहते हैं। और उसके बाद को 11-12 हज़ार औरतें हैं जिनको रेप किया गया लिटरली, और इनमें से एक ऐसा भी रेप है जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच 100 कहती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 72 कहती है। औरतों को एक लाइन में खड़ा करके इंडिया की एक यूनिट है अपना, उसने उनके बाल बच्चों के सामने उनको रेप किया। उनके ऊपर जब मुकदमा बना तो हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब ये जो चीज़ें हैं ये बुनियादी तौर पे
एक वहाँ मजहब की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन नजर आ रही है। और जब बैक हैंड पे आप देखती हैं जाके वेस्टर्न पास्ट को, तो इस वक्त दुनिया में एक हिंदुत्व का, एक क्रिश्चियन अपना हाई का नया न्यूकॉन्स का और एक जियोनिस्ट लॉबीज जो है उनका एक मजहब के बेसिस पे नेक्सस चला हुआ है। अब इसके अंदर कश्मीर के मसला जब आता है तो उसमें फिर दुनिया का रिएक्शन हम देखते हैं कि दुनिया का क्या रिएक्शन है इस मसले पे। अगर कश्मीर में चले आप न कहें मुसलमान नहीं है, कम अज कम वहाँ पे ह्यूमन बींग्स तो हैं, औरतें तो हैं, बच्चे तो हैं, तो उसके ऊपर दुनिया का उस हिसाब से एक खित्ते के लिए अगर यूएनओ कोई अपना एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया में ईस्ट तिमोर में जाकर रेफरेंडम करा सकती है या वहाँ पे वो इंटरवीन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो क्यों इंटरवीन नहीं करते? तो समझने की जरूरत है क्यों इंटरवीन नहीं करते। और वो इसलिए इंटरवीन नहीं करते कि आज जो फ्रांस के सदर के खिलाफ जो अपना आवाज उठ रही है, और इसके साथ साथ आप देख लीजिए दुनिया में इमरान खान ने अभी जो इस्लामोफोबिया के बारे में लेटर लिखा है, ये वो चीजें हैं जो दुनिया को रोक रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब क्योंकि हमें पहले तो थीसिस पहचाने के क्या करना है, अब उसके अंदर हमने जो करने हैं, पहला तो ये है कि एक तो चीज है कि चलो जी हमला कर दो तो कश्मीर का कब्जा कर लो। अगर हमला हो गया तो कश्मीर का कब्जा नहीं होगा, फिर तो दोनों मुल्क न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर खड़े हैं, चले जाएंगे, वो भी तबाह हो जाए, फिर ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे, तो कौन मसला हल करेगा? मसला है कि वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए जो ऑलरेडी इतने अंडर प्रेशर हैं, जिनको ऑलरेडी मारा जा रहा है, उसमें ये जरूरत इस अमर की है कि आप कश्मीर के इशू को इन लिटरल सेंस दुनिया में एक्सपोज करें, दुनिया में लेके चलें, दुनिया की हुकूमतों के साथ लेके चलें, और उसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का किरदार, कश्मीर की जो हुकूमत है उसका किरदार, और उसके साथ साथ आप कश्मीर कमेटी का किरदार बहुत अहम हो जाता है। सबका किरदार जब अपने लोगों के दिमागों को एजुकेट करना है, तो अब हमारे यहाँ दुख की बात मुझे जो नजर आती है, आज भी गाल मुनीर अकरम साहब जो है वो इमरान खान साहब को मिल रहे हैं, प्रेस में पढ़ रहा था, लेकिन मुनीर अकरम साहब भी जब से वहाँ गए हैं, जिनको भेजा गया है अपना मरिया लोधी को हटा, मुझे तो कोई वहाँ एक्टिविटी नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा था कि जी हम हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क बनाएंगे और वहाँ मैं एम्बेसडर्स को और लोगों को कहूँगा कि आप इंटरेक्ट करें वेस्टर्न प्रेस से, वेस्टर्न मीडिया से और वेस्टर्न लोगों से इंटरेक्ट करें, और वो कश्मीर के मसले को लेकर उसके अंदर तो कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। इसका मतलब है कि आपने थ्योरेटिकली, अब तो सिर्फ डिप्लोमेटिक या थ्योरेटिकली जिस चीज को लेके आगे चलना है, उसमें जिस वक्त तक ये सब सारे अदारे डबटेल नहीं हो जाते, कश्मीर कमेटी का काम क्या है? वो कश्मीर कमेटी पाकिस्तान के अंदर बैठ के कुछ काम नहीं कर सकती। एक पिछले दिनों में जैसे जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई पूरी दुनिया में, कोविड आ गया, नेचुरली कोई बाहर नहीं जा सकता था, आप मुल्क के अंदर रह के चीजों को वो इमरान खान साहब करते भी रहे, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब हैं या शाह महमूद कुरैशी है। यही सवाल तो मैं भी उठा रही हूँ गजनफर साहब कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, कश्मीर का मामला है, ये कोई आज शुरू नहीं हुआ कि हम कहें कि ये तो 1 साल पहले हुआ है अब काम करेंगे। ये 73 साल की दास्तान है, वो कब से जुल्म सितम सह रहे हैं किसी वजीर आजम, और सिर्फ एक वजीर खारजा का मसला नहीं है। मुर्तज़ा, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज भी हम ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें ऐसा कि कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं उनका जुल्म सितम जो उन पर इतना हो रहा है, मेरे तो अल्फाज कांपते हैं कि 100 ख़वातीन की इस्मत दरी, इतने लाखों कश्मीरी बहन भाइयों को शहीद कर देना, और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि आज अगर हम ये पॉलिसी सोच रहे हैं कि हमें इस हवाले से क्या करना है, वहाँ पे आप देखें कि नौजवान अब तीसरी नस्ल है जो वहाँ पे जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है, और उनमें जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, इस तरह के वाक़यात भी हैं जो काबिल शर्म और काबिल नदामत हैं, जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता जी। तो ऐसी सूरत हाल में हमने बहुत लेट सही, लेकिन हमने एक बयानिया ज़रूर शुरू किया कि बुनियादी तौर पे भारत दहशतगर्द है और वो दहशतगर्दी कर रहा है। बिल्कुल, आपने यूएनओ की कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये बात डिस्कस हुई है कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं, कौन कौन से ऐसे अदारे हैं जो दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए फंडिंग कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की हमें भी वो नैरेटिव बिल्ड करना था ताकि दुनिया के सामने रखी जाए बात कि दहशतगर्दी कौन करवा रहा है और किन के ऐसे कैंप्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए दीगर जो ममालिक हैं ख़ित्ते के, उनको
इस तरह से ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेटजिकली अगर हम ये देखते हैं तो दो तरफ से पाकिस्तान को इस तरह के ख़तरात का सामना है, एक कश्मीर की जानिब से और दूसरी जो हमें सूरत हाल नज़र आती है उसमें अफ़गानिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की बात जो हिंदुत्व का नज़रिया है वो कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों में आप देखें कि अजीत दोवल जो है वो ये सबक देता हुआ पाया जाता है कि हम अब डिफेंसिव नहीं रहेंगे, हम ऑफेंसिव जो पॉलिसी है उसको लेके आएंगे, एग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव करेंगे। बात ये है कि एग्रेसिव क्यों? क्या पाकिस्तान ने कभी ख़ुद इस तरह का कोई एडवेंचर किया? आप लोगों ने एडवेंचर करने की कोशिश की जिसको पाकिस्तान ने काउंटर किया। और अब पूरी दुनिया अगर इंडिया के साथ इस तरह से खड़ी है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जी हाँ, ऐसा ही है मुर्तज़ा, हमने इस तरह तवज्जो नहीं दी। जब पर्सनल इंटरेस्ट ममालिक के आ जाते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के देते हैं। पॉइंट टेकन। ब्रेक मुझे लेनी है। गज़नफर साहब का शुक्रिया। राना अरशद साहब से आके उनका भी मौक़िफ़ लेंगे क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बहुत तनकीद हुई कश्मीर के हवाले से। कश्मीर कमेटी ने उस वक्त भी कुछ करके नहीं दिया और कश्मीर कमेटी आज भी कुछ करके नहीं दे रही है। तो क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें और जाने दें कि नहीं और लोग तो काम कर रहे हैं? तो कौन लोग काम कर रहे हैं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। मिशाल मलिक साहिबा जिनके शौहर यासीन मलिक कई सालों से सऊते झील रहे हैं, वो भी आज ये कह रही हैं कि 50 साल डायलॉग को दिए हैं लेकिन ये डायलॉग से मसला हल नहीं हो रहा। तो ये मसला हल कैसे होगा? राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो उन पर बहुत तनकीद की जाती थी कि कश्मीर कमेटी कुछ काम नहीं करती, उस तरीके से यूएनओ में आवाज़ नहीं उठाई जाती। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब थे तो उनकी जानिब से फिर ये कहा गया कि कश्मीर का मामला उस तरीके से उठाया ही नहीं गया। आपको क्या लगता है कि क्या रुकावटें थीं उस वक्त? अगर उस तरह से काम नहीं किया गया या कश्मीर कमेटी उस तरह से फ़ाल नहीं थी तो कोई रुकावटें थीं इस मामले में या फिर कुछ और अवामिल थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां रिजवान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके टीवी चैनल को अप्रिशिएट करता हूं कि आप हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करते हैं और मकबूजा कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है। जैसे मैं समझता हूं कि मुर्तज़ा साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसी तरह मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमा कर देखेंगे कि 2016 में जब यूएनओ का इजलास था सितंबर में, तो मियां नवाज़ साहब 2 दिन पहले ख़ुद मुजफ्फराबाद जाते हैं। तमाम हरियत पसंद लीडरशिप से डायलॉग करने के बाद वो यूएनओ में जाकर बुरहान वानी की शहादत से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्पीच ही मकबूजा कश्मीर पर थी और वहाँ से ही डायरेक्शन पास की पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की और पूरी दुनिया में अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुश्तरका मेंबरान असम्बली के डेलीगेशन बनाकर भेजे, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का केस मज़ीद मजबूत भी हुआ। इंडिया और उनके बिग बॉस को जुर्रत ना हुई। लेकिन अब देखना ये है, हुकूमतें सियासी पार्टीज आती जाती रहती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो पाकिस्तान का जो है वो मकबूजा कश्मीर के केस के मैं समझता हूँ मुद्दई होते हैं। अब खान साहब बताएं कि तकरीबन 13 माह हो चुके हैं जब नरेंद्र मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहते थे कि 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा कर देंगे, तो खान साहब इधर बैठकर कहते थे कि मोदी साहब जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा। फिर खान साहब ने कौमी असम्बली में बिल्कुल ऑन एयर ये कहा कि वो मोदी साहब से टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं। क्या आपको इस पर कोई एतराज़ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो यूएन में तकरीर की वो बेहतरीन तकरीर थी कश्मीर के अवाम के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से? क्या वो आपको पसंद नहीं आई? मैंने ये नहीं कहा कि खान साहब ने तकरीर अच्छी नहीं की। खान साहब ने तकरीर की। अच्छा। और ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने सालसी बनने का रोल प्ले करने का कहा। अब आप मुझे बताएं कि तकरीबन
13.5 माह हो चुके हैं। हाँ। गवर्नमेंट ने कहा कि कश्मीर के लिए जुमातुल मुबारक के दिन आधा घंटा जो है वो एहतजाज करेंगे, हाँ। खड़े होंगे या रैलियां निकालेंगे। हाँ। तो मुझे बताएं, ये जुमातुल मुबारक जो गुजरा है, इस जुमातुल मुबारक में कहाँ कहाँ पर अच्छा ये बताएं राना साहब, मैं तो सवाल कर रही हूँ ना, ये रैलियां निकालने से, जुम्मे के दिन आधा घंटा खड़ा होने से क्या ये कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? ये 73 साल पुराना मसला कमेटी का चेयरमैन कौन है? राना साहब यही सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ ना, सवाल मैं उनसे कर रही हूँ कश्मीर कमेटी के हवाले से। आप अपनी बात बताएं, नहीं लेते, आप अपनी बात बताएं ना, उनकी कश्मीर कमेटी का सवाल मैं उनसे कर रही हूँ। आपके दौर में कश्मीर कमेटी ने क्या किया था? अच्छा आप बताएं। बिल्कुल साइड कार्नर हो चुके हैं, मिनिस्टर कश्मीर नजर नहीं आते, फॉरेन ऑफिस जो है वो कश्मीर का अच्छा तो मौलाना साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो कितना काम किया था उन्होंने कश्मीर के हवाले से? हम समझते हैं ये फजूल बहस है। ने अपना रोल प्ले किया था, आज भी कश्मीर के इशू पर हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को भी अपने साथ खड़ा होना होगा, गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना होगा। चलें, पॉइंट टेकन, हाईलाइट करना होगा। पॉइंट टेकन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि हम तो कश्मीर, ज़ाहिर है वो नेशनल इशू है, हम साथ खड़े हैं, आप भी आ जाएं। आप आज भी शहरी रहमान साहबा ने भी ये कहा कि कोई इजलास बुला लेती हुकूमत, हमें एक पेज पर लेकर आती, ऑपोजिशन को मिलाती, बताती कि वो क्या कुछ कर रही है। कितने डेलीगेशन आपने भेजे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, क्या किया आपकी कश्मीर कमेटी ने, क्या किया आपके जो है वो वजारत खारजा ने? आप बताएं ना, ऑपोजिशन को पूछ रहे हैं लोग। इसमें पिछले 1 साल में 3 बड़े मेजर काम हुए हैं। एक आप कह लें कि कबायली इलाका जात जो थे उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया, KPK का हिस्सा बनाया गया, और सूबाई गवर्नमेंट जो नॉन गवर्न थे गवर्न एरिया में शामिल हुए। दूसरा ये हुआ FATF का एक बड़ा इशू था वो, फिर तीसरा गिलगित बल्तिस्तान का। कहीं भी आप कह लें कि जो बड़े सीरियस और बड़े संजीदा सेंसिटिव इशूज़ थे, कहीं भी गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी नहीं हुई। इतने जब आप कह लें कि आपकी एक सर्वाइवल का जहाँ पे इशू है, आपकी फ्यूचर का इशू है, वहाँ आप साथ नहीं खड़े होते और आप जाके बात करते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, ये मुल्क ऑक्युपाइड है, आप अल्ताफ़ हुसैन की तरह भड़के लगाते हैं, जलसे में खड़े होकर आप इस मुल्क को या इस मुल्क के कुछ हिस्सों को ऑक्युपाइड कहते हैं। तो फिर इन्होंने क्या कश्मीर का केस, कौन से कश्मीर के केस की बात कर रहे हैं? आज जहाँ पे आप कह लें कि तकरीबन कोई 2.5 करोड़ लोग कैद हैं, 554 दिन हो गए, 454 दिन हो गए उनको, 450 दिन हो गए जिनको कैद होते हुए, और हमें नवाज शरीफ साहब भाषण देते हैं कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि जिन लोगों के इमा पे वो कहते हैं उन्हें भी साथ प्लीज़ कह दें। इनके मोदी से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, इनके घर आना जाना है, बगैर वीज़े के आ जाता है, शादियों ब्याह पे आता है, निवासी की शादी पे आता है, उसकी वालदा को साड़ी दी जाती है, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन साथ उन्हें ये भी कह दें 2.5 करोड़ कश्मीरियों के साथ जुल्म कम कर दें ज़रा, या उन्हें ये कह दें कि बलूचिस्तान में जो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, जो अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ दहशत गर्दी जो कर रहे हैं, आप कह लें कबायली इलाका जात में या हमारे बॉर्डर के पास या हमारे शहरों में आकर जो दहशत गर्दी करते हैं वो कम कर दें। इतने अच्छे तल्लुकात का मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए ना। इस मुल्क ने नवाज शरीफ को 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, उनके भाई को या उनको मिला के 6 बार वज़ीर आला बनाया। इतना बड़ा जब मैंडेट, सबसे ज़्यादा इनको इज़्ज़त दी, तो क्या इन लोगों का हक़ नहीं बनता कि इन लोगों के लिए रिक्वेस्ट की जाए कि मोदी साहब हम इन लोगों पे बम न चलाओ, इन लोगों पे गोलियां ना मारो, इन लोगों को आप कह लें इन लोगों को कैदी ना बनाओ, यहाँ पे 2.5 करोड़ मुसलमानों को आप एक ओपन जेल में बंद ना कर दो, इन लोगों का आपने राशन बंद किया हुआ है, खाना पानी बंद किया हुआ है, उनको इकनॉमिकली तबाह कर दिया, उनके बाग उजाड़ दिए हैं, उनकी ट्रेड बंद कर दी है, उनकी औरतों का रेप करते हैं। तो खुदारा ये काम ना करें। सो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, अपोजिशन को भी एक मैंडेट होता है, गवर्नमेंट का मैंडेट होता है, अपोजिशन का। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं क्विकली आंसर ले लूं राना साहब से। सर राना साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, FATF का मामला, हमारे ऊपर इतने मसले मसाइल रहे, 21 नकात पाकिस्तान अमल कर चुका था, अपोजिशन ने उसका इतना बतंगड़ बनाया कि कुछ ऐसे लॉज लेकर आ गए हैं हुकूमत कि हम उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी को नहीं देखा। एक सेकेंड, सवाल कंप्लीट होने दें। मियाँ साहब तकरीर करते हैं, कोई उसमें ये पॉइंट नहीं होता कि हमें अपने मुल्क के लिए ये काम करना है, हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं उन पर इतना जुल्म हो रहा है, भारत इतनी दहशत गर्दी कर रहा है, बलूचिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, ये पॉइंट नहीं होते। इदारों के ख़िलाफ़ ही बात क्यों हो जाती है? उनकी तकरीरों में ये चीज़ें शामिल क्यों नहीं होती जिनकी बात चीमा साहब कर रहे हैं? समीर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा, आप ये देखें कि 72 साल में मकबूजा कश्मीर पर किसी इंडियन हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई कब्जा करने की।
ये खान साहब की हुकूमत आती है। खान साहब दिसंबर 2015 में मोदी के पास इंडिया में गए थे और वो फुटेज सर ये बिला वजह की बहस से जो सवाल मैं कर रही हूँ जवाब उसका दें। देखें मेरी बात सुने, अगर आपकी हुकूमत होती तब भी नरेंद्र मोदी ये कर लेता। और ये तो कोई बयानिया नहीं हुआ। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों के साथ कल भी थे, आज भी हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंडिया देख लें, कोई भी मुल्क पॉइंट टेकन। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है कि हमने ये कहा तो आपने ये कहा। अगर आप वाकई कहते हैं कि शहर है कि कश्मीर हमारी, तो मिलकर बैठकर काम करना होगा, एक दूसरे को मशवरे भी दिए जा सकते हैं तनकीद के अलावा। और आज का प्रोग्राम साथ ही ख़त्म होता है। आखिर में बस यही बात कि हमें कश्मीर के लिए हर शख्स को अपना रोल अदा करना होगा, जब भी मकबूजा कश्मीर उस जुल्म सितम से आज़ादी पा सकेगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।